वेलकम स्टूडेंट यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल चैनल पे। आज ये 5वीं वीडियो है। अगर कोई स्टूडेंट जो नया जुड़ा है वो सबसे पहले मेरे चैनल पे जो 9 मिनट की स्ट्रेटेजिक कंसेप्चुअल वीडियो है जिसके अंदर हमारे बेसिक टू एडवांस कोर्स के बारे में बता रखा है, एक बार सबसे पहले उसे जाके देख लें। जब तक वो वीडियो जाके नहीं देखेंगे तब तक इस कोर्स की महिमा समझ में नहीं आएगी। कंप्लीट इकोनॉमी फॉर यूपीएससी 2024 में जो हमने फर्स्ट चैप्टर आपके सामने डिस्क्लोज किया है, ओपन किया था, वो था इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी में कैपिटलिस्टिक मार्केट क्या होती है, सेंटर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं इकोनॉमिक्स की, ये सब चीज़ें हम लोगों ने आपको बताई थी। अब जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं वो सेकंड चैप्टर है और वो पूरा हार्डकोर यूपीएससी मैटर का है। आप लोग यूपीएससी 2024 दीजिए, आप लोग सीडीएस का एग्जाम दीजिए, जो सीपीएफ का एग्जाम होने वाला है, कोई भी एग्जाम दीजिए। अगर अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस हमारे आए हुए हैं तो 20 क्वेश्चन में से 11 से 12 क्वेश्चंस जो डेडिकेटेड होते हैं, वो जो चैप्टर अब हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट, वो इसी से डेडिकेटेड होते हैं। तो आज हम उसी चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं। बड़े बेसिक से चलेंगे, कंसेप्चुअल चलेंगे, मगर थोड़ा सा इसको फास्ट लेके चलेंगे। कारण क्या है, जो थोड़ा सा बेसिक के लिए मैं आपको बता रहा हूँ वो कंसेप्चुअल क्लियरेंस तो होना जरूरी है, मगर उससे डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ नहीं आते हैं। तो सबसे पहले बेसिक लेके चलते हैं। क्या है बेसिक? हेडिंग डालिएगा, आज पीडीएफ नहीं है ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन। आज जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको नोट्स बनाई जाइएगा, पॉज करके जहाँ भी ये लगे वो पॉज करके उसको बनाई जाए, लिखिएगा। और जो पीडीएफ मिलेगी आपको कल मिल जाएगी शायद, आप उसमें अटैच कर लीजिएगा इनको बनाने हुए। अगर आज नोट्स भी नहीं बनाते कोई इशू नहीं है, आपको पीडीएफ कल मिल जाएगी यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल टेलीग्राम चैनल पे। तो आज जो सेकंड चैप्टर है, आज सेकंड चैप्टर को हम लोग देखते हैं। हेडिंग डालिएगा उसका, फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार। आप लोगों ने थोड़ा सा अगर एनालिसिस करा हो, फिलहाल इजराइल और ईरान के बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है, मगर इसमें इजराइल के पक्ष में खड़ा है यूएसए और ईरान के बीच में भी थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है। मगर इस कन्फ्लिक्ट में हमेशा इस बात को देखिएगा, यूएसए जब भी कुछ ईरान से कहता है कि अपना एटॉमिक बम मत बनाओ या बम ब्लास्ट मत करो या कुछ भी मत करो, ईरान थोड़ा बहुत उसको डिनाई करता है, मगर लास्ट में कंक्लूजन में उसको मान लेता है। क्या कह रहा है यूएसए? क्या कारण है? यूएसए तो कोई गोली भी नहीं चलाता, कोई बम ब्लास्ट भी नहीं करता। यूएसए तो सिर्फ कहता है कि ईरान से कि आप ऐसा मत कीजिए, और बिल्कुल वैसा ही करता है ईरान। क्या कारण है? ईरान की इकोनॉमी डियर ऑयल पे टिकी है, क्रूड ऑयल पे टिकी है। कच्चा तेल बेचता है ईरान, पूरे विश्व को सबसे बड़ा सप्लायर है एक तरह से देखा जाए ईरान। मगर ईरान की जो पेमेंट होती है बदले में, वो पेमेंट होती है डॉलर में होती है, जिसको हम लोग डॉलर को में होती है। और यूएसए का जो करेंसी है डॉलर, जिसको हम लोग पेट्रो डॉलर भी बोलते हैं, ब्लैक डॉलर भी बोलते हैं, उसका कारण क्या है? विश्व में अगर कहीं भी पेमेंट हो रही है किसकी, क्रूड ऑयल की, तो वो पेमेंट किस में होगी? वो डॉलर में होगी 72 आवर्स के अंदर। हार्मुज की खाड़ी से जैसे ही जहाज पार हुआ उसके 72 घंटे में पेमेंट करनी होती है ब्रेंट क्रूड ऑयल की। मगर इस क्रूड ऑयल की जो पेमेंट होती है डॉलर में, वो पेमेंट होती है स्विफ्ट प्रणाली, SWIFT, स्विफ्ट प्रणाली के द्वारा। और इस पर नियंत्रण किसका है? यूएसए का। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट डेवलप नहीं करी है ईरान और अदर कंट्रीज ने। क्या कारण है नहीं डेवलप करी? कारण बस इतना सही है, फाइनेंशियल मार्केट जो है अगर आप उसको जान लेंगे तो आप एक शब्द से परिचित हो जाएंगे, वो शब्द है शरीयत। शरीयत के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट, और शरीयत के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट और ब्याज लेना हराम समझा जाता है इस्लाम धर्म में। इसलिए उसने कभी मार्केट डेवलप ही नहीं करी, फाइनेंशियल मार्केट। मगर अब ईरान इस बात को समझ गया है कि जब तक फाइनेंशियल मार्केट डेवलप नहीं करी जाएगी तब तक इंडिपेंडेंट ट्रेड नहीं किया जा सकता है पेट्रोल का। तो
तो क्या है फाइनेंशियल मार्केट समझते हैं, फिर इसके विषय आगे चलते हैं। फाइनेंशियल मार्केट या वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट या वित्तीय बाजार वो बाजार है जो टू कन्वर्ट सेविंग टू इन्वेस्टमेंट, वो बाजार जो कन्वर्ट करता है सेविंग टू इन्वेस्टमेंट, जो बचत को निवेश में बदलता है, जो बचत को निवेश में बदलता है। यहां हमें दो नए शब्द मिले हैं, फर्स्ट बचत और सेकंड निवेश। यहां हमें दो नए शब्द मिले हैं, ध्यान से सुनना डियर। कुछ लोग कंपनी के सेल्स को ही प्रॉफिट समझते हैं, कंपनी के टर्नओवर को ही प्रॉफिट समझते हैं, किसी की सेविंग्स को, किसी की इनकम को ही वो सेविंग्स समझते हैं, जो कि गलत है। होता क्या है प्राइवेट लाइफ में, होता क्या है इकोनॉमिक्स में, कोई भी व्यक्ति है अगर वो रोजगार करता है या वो किसी जॉब पे है तो कुछ ना कुछ वो कमाता होगा। जो वो कमाता होगा उसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहा जाता है इनकम, आय। वो अमाउंट डियर कुछ भी हो सकता है, 10,000, 20,000, 5,000, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अपना लमसम हम उसको पकड़ लेते हैं कि लमसम उसका अमाउंट है 50,000 रुपए वो महीना कमाता है। डियर अगर वो ह्यूमन बीइंग है तो लाजमी सी बात है, जग जाहिर है, अगर वो ह्यूमन बीइंग है तो वो कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर जरूर करता होगा। वो मकान का रेंट देता होगा 5,000, 7,000, वो खाने पे फूड पे खर्च करता होगा 2,000, 3,000, 4,000, वो ट्रैवल एक्सपेंडिचर खर्च करता होगा, वो बच्चों की फीस देता होगा, मतलब कुछ ना कुछ वो एक्सपेंडिचर खर्च जरूर करता होगा। 1 तारीख से लेकर 30 तारीख, 31 तारीख तक उसने जो भी खर्च किया, वो मान लो 30,000 रुपए उसने खर्च कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया। अब उसके बाद लास्ट 30 तारीख या 31 तारीख का जो महीना है, लास्ट शाम को कुछ खर्च करने के बाद उसके पास जो रकम बची है 20,000 रुपए, यही क्या है, यही है बचत, यही है सेविंग्स। क्लियर हुई बात? यही है सेविंग। पहले तो महंगाई ज्यादा है, नहीं सबसे पहले तो इनकम ही नहीं है, इनकम है तो महंगाई ज्यादा है। सुना होगा आप लोगों ने, एक बड़ा फेमस गाना था, सखी सैया तो बहुत कमात हैं, मगर महंगाई डाये सब खाए जात है। बात भी सही है, महंगाई, चुनाव हो रहे हैं, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद चलो अमाउंट जो बचा, तो हर आदमी जो बचता अमाउंट है, चाहे वो कुछ भी एक रकम हो, वो 1 रुपया हो सकता है, वो 100 रुपए, वो 1,000 रुपए, 1 लाख, 2 लाख, कुछ भी कम हो सकता है। वो जो रकम बचती है उसके बारे में कुछ बातें सोचता है। सबसे पहला पॉइंट उसके बारे में सोचता है तो वो सोचता है क्या है कि ये सुरक्षित रहे, सिक्योर रहे, कोई इसको चुरा ना ले, या मैं इसको खर्च ना कर दूं, या परिवार वाले इसको खर्च ना कर दें। ठीक। दूसरा, उसके दिमाग में एक ही बात आती है, अगर कुछ जो पैसे बचे हैं इसको मैं इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर दूं या इस प्रकार बैंक में रख दूं जिससे कुछ मुझे आमदनी हो जाए, कुछ मेरी एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, तो बात बन जाए। ये सिक्योरनेस और ये बात बन जाने वाला जो कंसेप्ट है डियर, यही आदमी को प्रेरित करता है कि वो सेविंग को इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाए। ठीक। कुछ भी उसके पास रकम बची निवेश करने के लिए, अब वो उसको मार्केट में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो कहां कहां इन्वेस्ट कर सकता है या वो क्या सोच सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फाइनेंशियल मार्केट, अगर इंडिया की बात की जाए, फाइनेंशियल मार्केट इन
इंडिया। भारत में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो उस पैसे को सिक्योर कर देंगी, जो उसको कुछ लाभान्वित कर देंगी, उसको कुछ एक्स्ट्रा मनी क्रिएट कर देंगी, तो उन्हीं में से कुछ ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल है फाइनेंशियल मार्केट में। वो सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है, बचत खाता। बहुत कॉमन लोग इसी को अप्लाई करते हैं, 3 से 4% का ब्याज मिल जाता है, सिक्योर होता है पैसा। सेकंड, फिक्स्ड अकाउंट, सावधि जमा, एफडी। पैसा ब्लॉक तो रहेगा कुछ समय तक, मगर फिक्स रहेगा और थोड़ा सा सेविंग अकाउंट से ज्यादा इनकम हो जाएगी। थर्ड, रिकरिंग अकाउंट, आरडी या आवर्ती खाता। फोर्थ, वो व्यक्ति शेयर्स या इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकता है। फिफ्थ, वो डिबेंचर्स, ऋण पत्र में इन्वेस्ट कर सकता है, या आजकल बड़े चर्चित हैं म्यूचुअल फंड या सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने कुछ रकम इन्वेस्ट होनी है, वो ये कर सकता है। और सेवेंथ है नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, एनएससी या किसान विकास पत्र। ये कुछ ऑप्शन है, और भी ऑप्शन है, खैर ऐसा नहीं यही ऑप्शन है, मगर ये कुछ फेमस और ये कुछ नॉन ऑप्शंस हैं जो एक आम आदमी जानता है, जिसकी मीडिया में, जिसकी न्यूज में, जिसकी बात होती रहती है। तो फाइनेंशियल मार्केट में ये 7 प्रोडक्ट हैं जो कॉमनली आदमी जानता है और आदमी निवेश करने के लिए जाता है। ठीक, फाइनेंशियल मार्केट है डियर, मार्केट है, मगर मार्केट में भी कुछ मार्केटें, सब मार्केट होती हैं जहां पे जाया जाता है कुछ विशेष प्रोडक्ट के लिए। वो कौन कौन सी है वो देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति सेविंग अकाउंट, फिक्स अकाउंट या आरडी अकाउंट में अपना पैसा सिक्योर करना चाहता है, अपना पैसा इन्वेस्ट करके कुछ रिटर्न प्राप्त करना चाहता है, तो उसे फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार में से एक मार्केट होती है मनी मार्केट, वित्त बाजार में उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर वो इक्विटी, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एक मार्केट होती है, जिस मार्केट को कहा जाता है कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार। इसी के साथ साथ अगर वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या वो किसान विकास पत्र में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसे जाना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस।
ये कुछ कॉमनली, ये कुछ आम ऐसे ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मनी को सिक्योर करने के लिए, जो हर इंडियन कॉमनली यही तरफ जाता है। बाकी बाकी और भी हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडीज हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, अब तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आ गई, अगर कोई भी रिटेल इन्वेस्ट करना चाहता है वो भी कर सकता है, मगर वो भी कॉमनली कोई जाता नहीं है अभी तक। अभी तो वो मिली खाते खुलेंगे, मैंने खुद अप्लाई कर रखा है, करीब महीना भर हो गया, मेरा ही अकाउंट ओपन नहीं हुआ है रिटेल में आरबीआई के पास। अगर डियर बात करें इस अकाउंट की, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस को अभी यहां नहीं पढ़ेंगे हम, पोस्ट ऑफिस को हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक फाइनेंस के चैप्टर में, सार्वजनिक वित्त के चैप्टर में। मगर फिलहाल अभी बात करें मनी मार्केट की या कैपिटल मार्केट की। डियर मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कुछ लोग मार्केट में मिलते हैं, आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, आपका पैसा साल भर में हम डबल कर देंगे। आप एक काम और कीजिए, आप खुद तो आइए, आप कुछ लोगों को और लाइए, मेंबर बनाइए, हम लोग उनका पैसा 1 साल में और आपका पैसा 6 महीने में डबल कर देंगे। हमारे यहाँ डियर एजुकेशन ही नहीं है, और उसके बाद फाइनेंशियल एजुकेशन तो और भी कम है। कुछ लोग फंस जाते हैं, कुछ लोग चक्कर में आ जाते हैं। नाम आपने सुना होगा, आजकल बड़ा चर्चित है, महादेव सट्टा ऐप है, कुछ लोग सट्टे में पैसा लगाते हैं, और काफ़ी कंपनीज हैं, खैर उसका नाम क्या लें, किसी का पैसा आ गया किसी का नहीं आया। हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम तो है, ठीक। कैपिटल मार्केट यहाँ भी लोचा है। आप लोगों ने देखी होगी एक वेब सीरीज द स्कैम, हर्षद मेहता की। कुछ कंपनियां तो होती ही नहीं है ज़मीन पे, मगर उसके शेयर्स बिक जाते हैं। तो हमें बाज़ार में दोनों को बचाना है, क्रेता को भी, विक्रेता को भी, सेलर को भी, बायर को भी, कंपनी को भी, इन्वेस्टर को भी, इन्वेस्टर को भी और कंपनी को भी। तो हमें एक व्यक्ति की ज़रूरत है, जो व्यक्ति न्यूट्रल होके बाज़ार को रेगुलेट करे, बाज़ार को कंट्रोल करे, दोनों चीज़ों के बारे में सोचे। अगर बाज़ार में इन्वेस्टर है तो प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट है तो इन्वेस्टर भी होना चाहिए। इसीलिए मनी मार्केट के लिए सरकार ने एक रेगुलेटरी बॉडी बना दी है, जो हमारे पैसे की रक्षा करेगी, सिक्योर करेगी, वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरह कैपिटल मार्केट की एक संस्था बना दी गई है, सेबी, आरबीआई एंड सेबी, ये दोनों ही संस्था बना दी गई हैं। दोनों ही संस्था भारत सरकार की है, मगर दोनों संस्था गवर्नमेंट की होने के बाद भी ऑटोनोमस स्टेटस रखती हैं। इनके लिए अब एक्ट के द्वारा, जिसके एक्ट के द्वारा ये रेगुलेट होती हैं, उसमें ये बाजार की हर संस्था को जीवित रखती हैं, ताकि वो पार्शली काम कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि वो संस्था ही बाजार की हिट, बाजार की फ्लॉप हो जाए, ठीक। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। इन दोनों का, इसीलिए फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं मुंबई को। यहां ध्यान से सुनिएगा कुछ चीज को। अभी एमपी पीसीएस का पेपर हुआ, उड़ीसा पीसीएस का पेपर हुआ, इसके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि चाइना की फाइनेंशियल कैपिटल कौन सी है। मोस्टली बच्चों ने निशान लगाया, सिंबल लगाया, बीजिंग बीजिंग बीजिंग, मगर ये आंसर गलत है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए शंघाई पे, बीजिंग पे, चाइना पे बाद में आते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट देखते हैं इंडिया का, कि इंडिया का कंसेप्ट क्या है। इंडिया की बात करी जाए डियर, तो इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल अगर है तो वो फाइनेंशियल कैपिटल, सॉरी, इंडिया की अगर पॉलिटिकल कैपिटल है तो वो पॉलिटिकल कैपिटल कौन सी है? वो पॉलिटिकल कैपिटल है नई दिल्ली। और इंडिया की अगर फाइनेंशियल कैपिटल की बात की जाए, वो फाइनेंशियल कैपिटल अगर इंडिया की कोई है तो वो है मुंबई। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसका कारण है।
फाइनेंशियल मार्केट मुंबई है, उसके कई कारण हैं। जैसे फाइनेंशियल मार्केट की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आरबीआई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई। फाइनेंशियल सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सेबी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई। इवन और तो और इंडिया की जो टॉप 10 कंपनीज हैं, टॉप 10 कंपनीज में टॉप 9 के हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई। इसीलिए भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कौन सी है? वो है मुंबई। अगर इसको जांचना हो तो आप जांच सकते हैं कि अभी इस वेडनेसडे को, मतलब 1 तारीख को, 1 मई को, 1 मई को महाराष्ट्र दिवस है, और 1 मई को जो महाराष्ट्र दिवस है उस दिन शेयर मार्केट बंद रहेगी। कंफर्म बात है, हर साल बंद रहती है। कारण क्या? कारण एक ही है, और इस कारण का नाम क्या है? क्योंकि मुंबई क्या है? फाइनेंशियल कैपिटल है। इसी प्रकार चाइना की अगर बात की जाए पॉलिटिकल कैपिटल, तो चाइना की पॉलिटिकल कैपिटल बीजिंग है, जिसका आंसर बच्चे लगा के गए थे आमतौर पे। मगर बात की जाए फाइनेंशियल कैपिटल, तो चाइना की फाइनेंशियल कैपिटल जो है वो है शंघाई। इसी प्रकार भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, जो आमतौर पे बच्चों के दिमाग में कंसेप्ट रहता है, जिस कंसेप्ट को मैंने यहाँ पे ओपन किया है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। पूरे इसको समझने, ओपन करने में इस चैप्टर को मैंने पूरे 20 मिनट लिए हैं, और एक एक चीज मैंने समझाई है। एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया था, शरीयत। ईरान, सऊदी, अब सऊदी धीरे धीरे पटरी पे आ रहा है, वो अमेरिका के रंग में रंग रहा है। मगर ट्यूनीशिया है, सूडान है, वो अभी भी जो मुस्लिम कंट्रीज है, जिनका राष्ट्र धर्म अगर है कोई तो वो मुस्लिम है, तो वो शरीयत के अकॉर्डिंग चलते हैं। शरीयत जो है वो मुस्लिम कानून है, जो कहता है कि शरीयत में ब्याज हराम है, ब्याज नहीं लेना, ये किसी मजबूरी का फायदा उठाना है। इसीलिए इन कंट्रीज में बैंकिंग स्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं है, वो सारा बैंकिंग स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, किसी और कंट्री का इस्तेमाल करते हैं, और वहां पे शेयर मार्केट भी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है। एक मेरी वीडियो आने वाली है, शायद कल आ जाएगी, एडिट होने गई हुई है, आज शूटिंग हो चुकी है। आपको मैं एक यूनिक चीज बताऊंगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो क्रैश हो गई है, मगर उसका शेयर मार्केट जो है वो सेंसेक्स से भी दुगनी गति से दौड़ रहा है। क्या कारण है? तो सेबी के चैप्टर में वैसे मैं डिस्क्लोज करने वाला था, मगर मैंने सोचा इसकी अलग से वीडियो बना देते हैं, तो वो वीडियो एडिट होने वाली गई है, तो शायद कल तक आ जाएगी। तो आप देखेंगे कि जो मुस्लिम कंट्रीज है वहां पे डेवलप क्यों नहीं हो पाता शेयर मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट या बैंकिंग स्ट्रक्चर। इंडिया में भी शरीयत बैंकिंग के अकॉर्डिंग शुरुआत की गई थी, केरल से शुरुआत की गई थी, मगर वो चल नहीं पाया इंडिया में कंसेप्ट, क्योंकि सारे बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो इंटरेस्ट नहीं दे रहा, कौन रखेगा पैसा? इवन मुस्लिम्स ने भी उसमें पैसा नहीं रखा, वो फेल हो गया कंसेप्ट। इंडिया में नहीं चल पाता कंसेप्ट। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया एक मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है। आपके अधिकार, आपके फेयर है, यहाँ पे सिटीजनशिप का है कंसेप्ट है, ना कि कोई राष्ट्र का धर्म है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर को ओपन किया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी पॉइंट या कोई भी जिज्ञासा, क्यूरोसिटी या इससे संबंधित कोई डाउट है, तो हमारे चैनल यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल पे आप टेलीग्राम चैनल पे आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, और क्वेश्चन को हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पर्सनली। ठीक, चलते हैं आगे। अब हमें इन दोनों में से, इन दोनों का मतलब यहाँ पे 2 बड़े ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, फर्स्ट आरबीआई, सेकंड है सेबी। इन दोनों में से हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट चलते हैं, आरबीआई से और फिर देन सेबी से। और पोस्ट ऑफिस में के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पब्लिक फाइनेंस का एक चैप्टर होगा, उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वो फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट नहीं है। ठीक, तो डालिएगा हेडिंग। सबसे पहले देखते हैं इंडिया में कि फाइनेंशियल मार्केट की स्टार्ट कहां से हुई। तो डालिएगा हेडिंग, हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया।
भारत में वित्तीय बाजार की इतिहास। आपको जानकर बड़ा अचंभा होगा कि वैसे तो अपन कहते हैं कि जो फाइनेंशियल मार्केट है उसकी डेवलपमेंट जो हुआ है वो हुआ है कहाँ पे, वो हुआ है डेवलप्ड कंट्रीज में। अगर वो बात करें तो वो कहाँ पे हुआ है, वो ब्रिटेन में हुआ है और वो यूएसए में हुआ है। मगर आपको जान के बड़ा गर्व भी होगा और आश्चर्य भी होगा, विश्व में सबसे पहली करेंसी अगर किसी ने इशू करी थी तो वो इंडियंस थे। वर्ल्ड में सबसे पहली करेंसी अगर किसी ने इशू करी थी तो वो इंडियंस थे। आप लोगों ने नाम सुना होगा लोकल मनी लेंडर्स का, ठीक, थोड़ा पानी मिल जाएगा। लोकल मनी लेंडर्स का, ये मनी लेंडर्स ही हुआ करते थे जो जिनको साहूकार बोलते थे। ये साहूकार ही बैंकिंग सिस्टम को रन करवाया करते थे। ये पैसा भी जमा करते थे, ये लोन भी दिया करते थे। आप जिसको बोलते हो चेक सिस्टम, वो चेक की तरह ही एक सिस्टम हुआ करता था, हुंडी सिस्टम। हुंडी, HUNDI लिखवाऊंगा हुंडी सिस्टम इसी चैप्टर में। हुंडी सिस्टम हुआ करता था, वो हुंडी सिस्टम को वो लोग रन भी करवाया करते थे। इवन वर्ल्ड में सबसे पहली करेंसी अगर किसी ने जारी करी है तो वो हम इंडियंस ने जारी करी है। हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हम लोग जारी किया करते थे करेंसी। वो करेंसी जारी किस पे किया करते थे, वो टेराकोटा की मोहर जारी किया करते थे। वो करेंसी का काम करती थी, वो फाइनेंशियल आइडेंटिफिकेशन का काम किया करती थी, वो करेंसी का काम किया करती थी, जो मिस्र में पाई गई है, जो ईरान में पाई गई है, जो अफगानिस्तान में पाई गई है। तो यहां पे ये चीज ध्यान रखिएगा। और वर्ल्ड में सबसे पहले ऑर्गेनाइज बैंकिंग, ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट का आइडेंटिफिकेशन जो मिलता है वो यूरोपियन कॉन्टिनेंटल में मिलता है। और वो कहां मिलता है, वो मिलता है एम्स्टर्डम में मिलता है, वो मिलता है 1674 में। मगर बीच में या आज जिसको बैंकिंग बोला जाता है, जिसको फाइनेंशियल मार्केट बोला जाता है, जो डेफिनेशन एक्सेप्ट की जाती है, वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भारत में बात करेंगे अब हम हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया में। ऑर्गेनाइज वे में देखा जाए तो सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट भारत में 1770 में ओपन की गई थी। उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान का नाम ही है सिर्फ हिंदुस्तान, मगर इसमें भारत या भारतीय जैसी कोई भी बात नहीं है। क्यों? सॉरी, क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात, उसका कारण है। कारण क्या है, उस समय यहां पे जो भी चीज चलाई, जहां पे जो भी बैंक ओपन किया गया था, जो ऑर्गेनाइजेशन ओपन की गई थी, वो ऑर्गेनाइजेशन में इंडियंस थे ही नहीं। इंडिया में था मगर उसमें इंडियन जैसा कुछ भी नहीं था, फॉरेनर के द्वारा चलाया गया। फॉरेनर ने इसको चलाया, बड़ी बड़ी संस्थाओं को लोन दिया। ज्यादातर इसमें पैसे रखने वाले मारवाड़ी और व्यापार के लिए लोन लेने वाले भी मारवाड़ी थे। आज जिन बिरला का नाम सुनते हो, उन बिरला के भी यही लोन देने वाले थे उस समय। मगर ये बैंक बंद हो गया 1830 में, 1830 में ये बैंक हो गया क्लोज। समझ आ रही है कुछ बातें? मगर जो बीज बोआ जाता है डियर, वो सारे बीज क्या पौधे बन जाते हैं, वो पेड़ बन जाते हैं? नहीं। अगर 10 बीज डाले जाते हैं, 10 सीड डाले जाते हैं, 10 सीड में कुछ ही प्लांट बन पाते हैं और उन प्लांटों में भी कुछ ही ट्री बन पाते हैं। ऐसे ही भारत में हुआ। ये बैंक तो फेल हो गया, मगर इस बैंक ने एक रास्ता क्लियर कर दिया। ब्रिटिशर्स इंडिया में किस लिए आए थे? वो तो व्यापार करने आए थे, वो तो हमारे यहाँ की हालात देख के वो राज करने लगे। मगर उन्होंने भारत में जब व्यापार करना शुरू करा तो व्यापार उनका बड़े लार्ज स्केल पे चला गया, खास तौर से कुछ जगह। इंडिया में अंग्रेज जहाँ आए वो पानी के जहाज से आए, वो शिप से आए, और जहाँ जहाँ वो समुंदर था, जहाँ जहाँ से वो आए, वहाँ पे उन्होंने अपनी 3 प्रेसिडेंसी बनाई।
अपनी 3 बनाई प्रेसिडेंसी। और इन्हीं 3 प्रेसिडेंसी में उन्होंने 3 प्रेसिडेंसी बैंक ओपन किए, 3 बैंक्स ओपन किए। ये बैंक आने वाले सॉरी ये बैंक आने वाले समय में बैंकिंग इंडस्ट्री की नींव बदलने वाले थे, वो नींव रखने वाले थे, वो उसको इतना बड़ा वृक्ष बनाने वाले थे जिसका खुद अभी तक ज्ञान नहीं था ब्रिटिशर्स को। ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स ओपन किए और इन्हीं प्रेसिडेंसी बैंक्स में वो कहां कहां ओपन किए। सबसे पहला बैंक उन्होंने ओपन किया 1806 में, बैंक ऑफ बंगाल। आज जो कलकत्ता की या जो पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की आप लोग जो हालात देखते हो डियर, वो हालात पहले नहीं थे। बंगाल एक समृद्ध सूबा हुआ करता था, सिटी ऑफ जॉय बोला जाता था इसको। बंगाल से व्यापार हुआ करता था। और तो और मुगलों की इनकम में, जब से मुगल आए तब से मुगलों की इनकम में सबसे बड़ा रोल अगर था फर्स्ट नंबर पे बंगाल एंड देन सेकंड नंबर पे लाहौर की मंडी हुआ करती थी। लाहौर का पंजाब का सूबा हुआ करता था, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला, सबसे ज़्यादा व्यापार करने वाला, सबसे ज़्यादा व्यापार था बंगाल में। तो सबसे पहला बैंक खोला गया बैंक ऑफ बंगाल 1806 में। सक्सेस हो गया, अच्छा चला, बहुत अच्छा। दूसरा बैंक ओपन किया गया 1840 में, बैंक ऑफ बॉम्बे, सुपर हिट। थर्ड 1846 में बैंक ऑफ मद्रास, सुपर डुपर हिट हो गए तीनों बैंक, तीनों प्रेसिडेंसी बैंक सुपर डुपर हिट हुए, खूब चले। मगर किसी ने कहा है कि कोई व्यक्ति चोटी पे पहुंचना चाहता है मगर चोटी पे बैठने की जगह नहीं होती है, वहां से उसके बाद स्लोप पे उसके बाद क्या डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अंग्रेजों का भी डाउनफॉल शुरू हो गया 2 कारणों से। अंग्रेजों की कुंडली में भी शनि की 7.5 लग गई और शनि की 7.5 लगी 2 कारणों से। फर्स्ट, इसी समय के दौरान कुछ समय जब बीता 1894 में 1894 में भारत में लाहौर में एक बैंक ओपन किया गया, पंजाब में एक बैंक ओपन किया गया जिस बैंक का नाम था पंजाब नेशनल बैंक। जो आज का पीएनबी है ना, उसी का नाम था पंजाब नेशनल बैंक, जो आज भी है। खैर ये लाहौर में खोला गया, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जो बात मैं बोल रहा हूँ वो उससे बड़ी है। लाहौर में ये बैंक ओपन किया गया, मगर लाहौर में ये बैंक ओपन करने के बाद इस बैंक को ओपन किसने किया वो बड़ी बात है। और वो बैंक ओपन किसने किया? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने, पंजाब केसरी ने वो बैंक ओपन किया। जो पैसा इनमें चला करता था, इनमें लहरा करता था, इन बैंकों को सक्सेस करता था, पैसे की गंगा बहती थी, अब वो कहाँ बहने लगी? वो बहने लगी अपने पीएनबी में। तो पहला चोट लगी पीएनबी में, दूसरी चोट लगी इन्हें किस में? 1915 में, जब गांधी जी भारत में आ गए और गांधीयन एरा शुरू हुआ, स्वदेशी शुरू हुआ, बाल गंगाधर तिलक की मूवमेंट शुरू हुई। अब अंग्रेजों के साथ वो समय नहीं रहा जहां पे अंग्रेजी बैंकिंग में इकलौती फर्म हुआ करते थे। कुल मिला के इस बैंकिंग सिस्टम को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई और इस बैंकिंग सिस्टम को सक्सेस करने के लिए इन्होंने सोचा एक काम करते हैं, इन तीनों बैंकों को हम मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं और एक बहुत बड़ा बैंक बना देते हैं। और ये शुरुआत कब की गई? 1921 में, 1921 में, और तीनों को बना के एक बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये बनाया गया। अब जाके ये बैंक कुछ धीरे धीरे मूव करने लगा, अपने खर्चे निकालने लगा, मगर अभी भी भारत में ये बड़ा बैंक हुआ करता था। आपको एक चीज बताता हूँ, इंटरेस्टेड चीज है, इंटरेस्टेड फैक्ट लगेंगे आपको।
जब मैं एमबीए कर रहा था तो ये पहली बार पता लगा, और जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में था तब भी सर ने रिपीट करा, तब पता लगा कि भारत में इतना बड़ा कुछ होता था मगर हमको पता ही नहीं है अभी। दिल्ली में गर्मी बहुत है। देश जब आजाद हुआ 1947 में, तो आपको जान के अचंभा होगा, भारत में 3 प्रकार की करेंसी रन करा करती थी, खूब चला करती थी 3 प्रकार की करेंसी। किस किस की करेंसी? फर्स्ट करेंसी मूव करा करती थी इस आपके प्रेसिडेंसी बैंक की, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की मोहर लगा करती थी उस पर, विक्टोरिया की फोटो हुआ करती थी। 1 रुपए का नोट भी इतना बड़ा नोट हुआ करता था, A4 की शीट जितना, इतना बड़ा तो खैर ज्यादा हो गया, A4 की शीट जितना नोट हुआ करता था, बंडल जैसा नोट। दूसरी करेंसी चला करती थी जिसपे लिखा रहता था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उस पर लिखा रहता था विक्टोरिया ऑफ इंडिया, उस पर लिखा रहता था दूसरे वाले पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोहर लगा करती थी। सेकंड करेंसी वो चला करती थी। और तीसरी करेंसी इन सब के ऊपर रहा करती थी, जो वैल्यूएबल भी थी, जिसके ऊपर लोग विश्वास भी करते थे, और ये माना जाता था ये सारी करेंसी फेल हो सकती है मगर वो करेंसी फेल नहीं हो सकती है। और वो करेंसी कौन सी थी? वो करेंसी थी हैदराबाद के निजाम की करेंसी हुआ करती थी, ओशनिया की करेंसी। ओशनिया का सिक्का सबसे महंगा सिक्का हुआ करता था, शुद्ध सोने का सिक्का हुआ करता था, और ये कहा जाता था कुछ भी करेंसी बंद हो सकती है मगर वो ओशनिया का सिक्का बंद नहीं हो सकता। खैर किसको पता था वो ओशनिया के सिक्का पे नजर आ गई है किसकी? किसकी? देश के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, क्योंकि रियासतों का एकीकरण करना था। आखिर में ऑपरेशन पोलो के द्वारा उनको भी भारत में लाया गया और उनके करेंसी और विदेश व्यापार को बंद कर दिया गया। तो यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरुआत, ठीक। मगर चलो अभी हम बात इसी की कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसी को देखते हैं। ये सारी बातें हो रखी थी 1921 में, बैंक ओपन होने लगा, करेंसी भी छापने लगा, काम करने लगा, मगर कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हुई। चलो आखिर में आखिर में 1947 में देश आजाद हुआ, इंडिपेंडेंस मिल गई किसको? भारत को। अच्छी बात है, हम भी आजाद हो गए, मगर प्रॉब्लम क्रिएट ये हुई, अब इनके पास कहा यह गया था, एग्रीमेंट में ये था ब्रिटिशर्स के साथ, जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, वो चिल्ला चिल्ला के एक ही बात कह रहा था, अंग्रेजों की जो चल संपत्ति है वो अंग्रेज ले जाएंगे और अचल संपत्ति भारत में रह जाएगी। अचल संपत्ति मतलब जिसको आज हम बोलते हैं राष्ट्रपति भवन, वो वायसराय भवन हुआ करता था, लाल किला वगैरह ये रह जाएंगे, क्योंकि ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, इनमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो रह जाएगी, और मूवेबल प्रॉपर्टी वो ले जाएंगे। मगर ये इतनी बड़ी रकम ले जाएंगे। खैर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हमारा एग्रीमेंट है तो ले जाना भी चाहिए, उन्हें दे दिया जाए। मगर देश के पहले गृह मंत्री और देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि फिलहाल देश का एकीकरण करते हैं, चुनी हुई सरकार है, लोग चुनेंगे, वो चुनी हुई सरकार जो भी करेगी वो करेगी, क्योंकि 1952 में देश को पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट मिली थी। आखिर देश आजाद हुआ, और इसका क्या किया जाए इस पैसे का? इसके लिए जब राजनेताओं को कुछ नहीं सूझता तो वो एक ही चीज करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो कमेटी बना देते हैं। आखिर में इनकी भी बनाई गई एक कमेटी, और उस कमेटी का नाम क्या था? एडी गोरेवाला कमेटी। एडी गोरेवाला कमेटी बनाई गई। एडी गोरेवाला कमेटी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये देश, ये पैसा भारत का है, इसे बाहर नहीं भेजा जा सकता, और सरकार को इसको कर देना चाहिए, राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। और 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और इसको एक नया नाम दिया गया जिसको आज हम जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI।
इसीलिए भी एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है, क्योंकि सबसे पुराना बैंक है, सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं, सबसे ज़्यादा कस्टमर बेस है और देश का सबसे बड़ा बैंक है। क्यों? क्योंकि देश में एकमात्र बैंक यही हुआ करता था उस समय, सरकार का बैंक हुआ करता था। और सरकार ने अपनी ट्रेजरी किसको दे दी? सारी ट्रेजरी सौंप दी किसको? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। कभी 100% चलान यही बनाया करता था, सरकारी टिकट रेलवे की यही बनाया करता था, इसके थ्रू ही पेमेंट होती थी। चलान जो आज हम भरते हैं उन चलानों की पेमेंट भी सिर्फ यही किया करता था और कोई माध्यम नहीं हुआ करता था चलान को भरने का। तो इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज इतना बड़ा बैंक बन चुका है। क्या समझ आई ये बात आपको कि हिस्ट्री कैसे शुरुआत हुई, भारत में बैंकिंग की शुरुआत कैसे हुई, इतना बड़ा बैंक कैसे बना जिसका नाम है एसबीआई। चले आगे। ये तो डियर बात हुई प्रेसिडेंसी बैंक की, मूवमेंट जैसे जैसे हो रही थी वो मैंने आपको बताया, जो सिनेरियो चल रहा था वो मैंने आपको बताया। एक सिनेरियो और चल रहा था, और वो सिनेरियो क्या चल रहा था? थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, कहीं ना कहीं लग चुका था कि देश में गर्माहट है। भारत में करीब 201 बैंक हैं, वो डूबने की कगार पे, क्या डूब ही चुके थे। इंश्योरेंस सेक्टर भी सिंक हो चुका था, डूब चुका था। ऐसे में ब्रिटेन की सरकार ने एक रॉयल कमीशन बनाया और ये जांच करने को बैठाया कि वो क्या है और प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हम क्या करें, इसी के पैरेलल में। ठीक। और उस संस्थान के द्वारा, उस रॉयल कमीशन के द्वारा ही आज जो हमारा है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो ही संस्थान बाद में बना था जिसको आज हम कहते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो डालिएगा हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग है हिस्ट्री ऑफ आरबीआई। हिस्ट्री ऑफ आरबीआई। आरबीआई जो आज हम देखते हैं वो आरबीआई का स्वरूप नहीं था उस समय। जैसे मैंने बताया कि बैंक डूबते जा रहे थे, और उन बैंकों को क्यों डूब रहे हैं, क्या कारण है, बैंक फेल क्यों हो रहे हैं, उसके लिए बनाया गया था कमीशन। उस कमीशन का नाम, चेयरमैन थे उस कमीशन के हिल्टन यंग। हिल्टन यंग उस कमीशन के चेयरमैन थे। हिल्टन यंग की सुझाव पे ही आरबीआई एक्ट पास किया गया 1934 में। इसके एक नेक्स्ट ईयर आरबीआई की स्थापना की गई 1935 में। इसके हेडक्वार्टर की बात आई 1935 से 1937 तक इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था कलकत्ता। आज तो नहीं है मगर 1937 से टू टिल डेट आज तक इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। आज तक इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। आरबीआई के गवर्नर बनाए गए, देश में आज भी दो ही गवर्नर मिलते हैं, जब पहला गवर्नर ऑफ स्टेट्स, राज्यों के गवर्नर, एंड देन गवर्नर ऑफ आरबीआई। आज भी यही ट्रेडिशन चल रहा है, गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर बनाए गए सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर बनाए गए सीडी देशमुख। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर बनाए गए इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख।
अब बात करते हैं आरबीआई के एट प्रेजेंट गवर्नर कौन है। तो आरबीआई के एट प्रेजेंट गवर्नर हैं आरबीआई के एट प्रेजेंट गवर्नर है शक्तिकांत दास। एट प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई शक्तिकांत दास। कुछ चीजें क्लियर हुई हैं आपको। हिस्ट्री ऑफ आरबीआई पढ़ रहे हैं, एसबीआई की हिस्ट्री हम देख चुके हैं, एसबीआई कैसे बना। अब पढ़ रहे हैं हम आरबीआई कैसे बना, आरबीआई की स्थापना कैसे हुई। आरबीआई के बारे में जो चीज़ है वो अभी तक हमने सोची नहीं थी, मगर जैसा मैंने बताया उस पे लगा आरबीआई के जो नोट थे उस पे लगा तो ये तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई का था। आरबीआई आज़ादी के बाद हमारा नहीं था। आरबीआई को उन्नीस सौ उनचास में आरबीआई का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया और आरबीआई को बनाया गया भारत का सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक। क्योंकि अगर आप कंट्री हो, आपके पास कंट्री होने के साथ साथ आपके पास एक यूनिक करेंसी सिंबल है, यूनिक करेंसी है जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे डॉलर अगर किसी की जेब में है तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो व्यक्ति है ये यूएसए का है। पाउंड स्टर्लिंग है तो वो यूरोप का है, सॉरी यूरोप का है। ये सारी चीज मैं आपको कह सकता हूँ। इसी प्रकार भारत का सबसे पहले बनाया गया बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया और आरबीआई का 1949 में कर दिया गया राष्ट्रीयकरण और भारत को एक बैंक मिल गया जो भारत का अपना बैंक था और उस बैंक का नाम क्या था, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर हुआ आपको कंसेप्ट। सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट वो है जो सेविंग को कन्वर्ट करती है किसमें, इन्वेस्टमेंट में, ये हमने देखा। सेकंड हम लोगों ने देखा किस प्रकार फाइनेंशियल मार्केट में सेविंग क्या होती है, बचत क्या होती है, कुछ इस प्रकार के हमने कुछ क्लियर कंसेप्ट क्लियर करे। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा भारत में कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नेक्स्ट हमने देखा हिस्ट्री ऑफ एसबीआई। आज का जो एसबीआई है कब का वो प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करता था, वो क्या था। नेक्स्ट आज का जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो डेवलप कैसे हुआ, वो उसकी स्थापना कैसे हुई, ये सब हमने देखा। एक चीज और देखते हैं, डालिएगा नेक्स्ट, डालिएगा हेडिंग नेशनलाइज्ड बैंक। राष्ट्रीयकृत बैंक। सरकार का इस समय तक बैंक जो था वो एक ही था, एसबीआई। मगर यार एसबीआई सरकार की पहुंच लिमिटेड थी, सरकार कितना पैसा डाले। एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत पैसा चाहिए था, छोटे छोटे व्यापारियों को पैसा चाहिए था, आम आदमी को पैसा चाहिए था, मगर वो पैसा सरकार कितना डाले, कैसे करे सरकार। इसीलिए सोचा गया कि अब टाइम आ गया है कुछ प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज किया जाए। और जब बात आती है नेशनलाइजेशन की तो सबसे बड़ा नाम जो आता है निकल के, वो नाम आता है इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी ही वो महिला थी जिन्होंने प्रीवी पर्स को समाप्त करा। इंदिरा गांधी ही वो महिला थी जिसने बैंकों को नेशनलाइज करा। आज जिन बैंकों को आप सुनते हो, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंडिकेट, डियर, ये सारे बैंक जो हुआ करते थे ना, ये सारे बैंक हुआ करते थे प्राइवेट। मगर आज तो नहीं है ये बैंक प्राइवेट। कैसे हुए?
सरकारी कैसे राष्ट्रीयकृत हुए, नेशनलाइज कैसे हुए, देखते हैं। फेज 1, चरण 1, 1969 में वो बैंक जिसके पास मिनिमम डिपॉजिट था पब्लिक का 50 करोड़ रुपए, उन 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। किसने? इंदिरा गांधी ने, रातों रात। मतलब ये समझो, जो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, वो आदमी जो एक दिन में पहले रात को प्राइवेट जॉब में सोया होगा, प्राइवेट जॉब के दुख अपमान तकलीफ में सोया होगा, अगले दिन वो मुकद्दर का राजा बन के उठा होगा और उसकी रातों रात लगी होगी गवर्नमेंट जॉब, और वो पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा, वो सब बैंकों का नाम आज सुनते हो आप, वो सारे बैंक हैं नेशनलाइज। हिट हो गया ये। उसके बाद फेज सेकंड, जिसके अंदर मिनिमम डिपॉजिट हुआ करती थी कितनी? 200 करोड़। 1980 में अब की बार 6 बैंक्स को कर दिया गया नेशनलाइजेशन, तो 20 बैंकों को कर दिया गया नेशनलाइजेशन, कर दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, जिसमें से एक बैंक मर्ज हो गया 1994 में पीएनबी में, और 19 बैंक रह गए नेशनलाइज। यहां बेटा ध्यान से सुनना एक बात, जो कानून में लिखा गया है वो ही कानून है, जो नहीं लिखा गया वो लॉ नहीं है। आरबीआई नेशनलाइज हुआ, राष्ट्रीयकृत बैंक है, मगर वो सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाता है। एसबीआई नेशनलाइज बैंक है, मगर वो नेशनलाइज बैंक मतलब सरकार का बैंक है, सरकार उसकी हिस्सेदार है। मगर अगर कोई पूछे बैंक नेशनलाइज कौन से हैं, तो वो उन एसबीआई को छोड़कर जो सरकारी बैंक हैं वो नेशनलाइज हैं। ठीक है, या ये कह लो सिंपल लैंग्वेज में, आप लोगों की लैंग्वेज में, जिन बैंकों की वैकेंसी निकलती है आईबीपीएस के द्वारा, वो सभी बैंक नेशनलाइज हैं। ठीक है, एसबीआई के फॉर्म अलग से निकलते हैं, एसबीआई पीओ के क्लर्क के, और आईबीपीएस के द्वारा पीओ क्लर्क के जो फॉर्म निकलते हैं इन बैंकों के, वो अलग निकलते हैं। तो ये है नेशनलाइज बैंक, और एसबीआई नेशनलाइज बैंक नहीं है। ठीक डियर, आज की कक्षा का समापन हम यहीं करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट की ये फर्स्ट क्लास थी, इसीलिए हम स्लो करते हैं। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। जिन विद्यार्थियों की, जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश कमजोर है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जॉब लेना चाहते हैं मगर इंग्लिश के कारण नहीं निकल पा रही है, तो उनके लिए हैं 2 जॉब कैंट सेंट्रल की, वो दोनों ही आरआरबी हैं। एक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है और दूसरा क्या है, रीजनल रूरल बैंक। इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी ही आती है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ये बैंक क्या है क्या नहीं है। आज की कक्षा की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेक्निकल एरर था जिसकी वजह से पीडीएफ बन नहीं पाई थी, जिसने वीडियो बनाने वाले ने, दूसरा एडिटिंग हो नहीं पाई थी। जो वीडियो आपको मैं बता रहा हूँ कि वो वीडियो मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, इसीलिए नहीं हो पाई थी, मगर कल तक आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। आप पीडीएफ के थ्रू नोट्स बना सकते हैं। कुछ की पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं ये आप बना सकते हैं। डियर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी उत्साह के साथ, इसी जोश के साथ बने रहिएगा, ओनली बने रहिएगा यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल चैनल पे। प्रीवियस क्लास देखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। जैसा मैं वादा कर चुका हूं, कंप्लीट क्लास आपको दूंगा। 2nd चैप्टर की फर्स्ट क्लास है ये, और इस चैप्टर में कम से कम नहीं तो 7-8 क्लासें होंगी इस चैप्टर में। और हम धीरे धीरे प्लान कर रहे हैं कि 1 घंटे की नहीं, हम 2 घंटे की क्लास आपको दें, जिससे पहले आपका कोर्स हो जाए और आप रिवीजन भी कर पाएं, ताकि यूपीएससी 24 में आप एक बेस्ट आप अपना परफॉर्म कर पाए। इसका हम प्रयास कर रहे हैं। मिलते हैं डियर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।